हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष वाल्मीकि जी, हमारे कार्याध्यक्ष भरत जी, वरुण सिन्हा जी, संजीव जी, सुजाता जी, मंजूनाथ जी और उपस्थित सभी अखिल भारतीय पंचायत समिति के परिषद के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, भूमि अधिग्रहण विधेयक पर देश में काफ़ी बड़े प्रमाण पर चर्चा हो रही है। मैं विशेष रूप से पंचायत परिषद को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये जो सच्चाई है ये किसानों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है और आप सब लोग मिलकर ये बिल के बारे में जो सच्चाई है वो किसानों के पास पहुंचाने के लिए आपने इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीए सरकार ने 2014 में ये लैंड एक्विजिशन कानून जो है वो मंजूर किया था। ये जो कानून उस समय मंजूर हुआ था, ये कानून की कॉपी मैं साथ में लेकर आया हूँ। आप थोड़ा सा ये कानून की कॉपी लेकर इसमें से जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसका 105 नंबर है। अगर कोई लोग चाहते तो आप कागज़ पर लिख लीजिए, वेबसाइट पर ये बिल है। ये 105 सेक्शन में पुराने सरकार ने ये कहा था कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 the provision of this act shall not apply to the enactment related to land acquisition specified in the 4th schedule। जिस एक्ट में जो कंसेंट क्लॉज है, जिसमें अनुमति लेना किसानों की 80% किसानों की अनुमति लिए बिना कोई काम नहीं करना, ये जो कलम है इसको हमने इस एक्ट में अप्लाई नहीं करने के लिए हमने कुछ 4th शेड्यूल के एक्ट जितने उनको इसमें से अनुमति दी है। Subject to subsection 2 of section 106, the central government may by notification omit or add to any of the enactments specified in the 4th schedule। अब ये 4th शेड्यूल क्या है? ये यूपीए सरकार का एक्ट है। ये 4th शेड्यूल में आखिरी पन्ना है बिल का। आप ये वेबसाइट पर बिल लेकर इसमें 4th शेड्यूल देखिए। इसमें लिखा है सब सेक्शन 105, लिस्ट ऑफ इनैक्टमेंट्स रेगुलेटिंग लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ये जो कंसेंट क्लॉज है और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट SIA, जिसके ऊपर देश में विवाद खड़ा है, ये कंसेंट क्लॉज को और SIA को एग्जम्प्ट करने का निर्णय यूपीए सरकार ने 13 एक्ट के लिए पहले लिया था। ये 13 एक्ट किसके लिए है? ये एक्ट क्या है देखिए। पहला एक्ट है द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। दूसरा एक्ट है द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तीसरा है दामोदर वैली कारपोरेशन एक्ट 1948। द इंडियन ट्रांसवे एक्ट 1886। द लैंड एक्विजिशन फॉर माइंस, जो बड़े बड़े माइन खोल रही है उसको इन्होंने एग्जम्पशन इन्हीं के सरकार ने उस समय दिया था, 1885 माइनिंग एक्ट। मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एक्ट 1978। नेशनल हाईवे एक्ट 1956। द पेट्रोलियम एंड मिनरल पाइपलाइन एक्विजिशन एक्ट 1962। The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act 1952, the Resettlement of Displaced Person Land Acquisition Act 1948, the Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, जितनी कोल माइन बनानी उसका एक्ट 11वां नंबर, the Electricity Act 2003 और रेलवे एक्ट 1989। ऐसे 13 एक्ट को ये जयराम रमेश जी ने जो बिल पास किया था वो सेक्शन 105 में लिखा है कि शेड्यूल 4 के अंतर्गत इन 13 एक्ट को इन्होंने कंसेंट क्लॉज अनुमति लेना
और SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट SIA को एग्जाम्प्ट किया है। अब ये तो हमने नहीं किया है, ये 13 एक्ट को एग्जाम्पशन करने का काम जयराम रमेश जी ने उनके कानून में किया था। अब ये होने के बाद हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने इसमें जो ऑर्डिनेंस निकाल के, ऑर्डिनेंस क्यों निकाला कि दिसंबर के पहले अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं निकालते तो किसानों को हम लोग मुआवजा नहीं दे सकते। अब इस एक्ट में लिखा था, ये जयराम रमेश जी ने एक्ट में लिखा था, उसी समय पार्लियामेंट ने पास किया था कि रूरल एरिया में जहां जमीन की कीमत 1 रुपये होगी उसके बजाय हम 4 गुना कीमत देंगे, और शहरी इलाके में अगर जमीन एक्वायर करेगी कोई भी काम के लिए तो उसकी कीमत 1 रुपये होगी तो हम 2 रुपये देंगे। यानी रूरल एरिया में 4 गुना और शहरी इलाके में 2 गुना इसकी प्रोविजन इस एक्ट में की थी। यह करने के बाद हरियाणा में उस समय हुड्डा जी की सरकार थी। ऐसा एक्ट बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और उसके रूल्स बनाने का काम राज्य सरकार भी करती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। जो राज्य सरकार जिस पर कानून करता है उसको राज्य के कानून करने के अधिकारों के लिए स्टेट लिस्ट कहा जाता है। जो केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाती है उसके जो सब्जेक्ट्स है उसको केंद्र सरकार के लिए सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें दोनों सरकार कानून बनाते हैं उसके लिए कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में लैंड एक्विजिशन होने के कारण अगर केंद्र सरकार की पास करता है तो रूल बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तमिलनाडु के सरकार ने अलग लॉ बनाए। उस समय महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अलग कानून बनाया। हुड्डा सरकार ने अलग कानून बनाया। और आपको पता है हरियाणा की सरकार और ये किसानों के लिए मार्च निकालने वाले इनके पार्टी के सरकार ने क्या किया? हुड्डा सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार जो यूपीए की है, कांग्रेस की है, ये भले कह रही है कि हम रूरल एरिया में किसानों को 1 के बजाय 4 गुना कीमत देना चाहिए, ये भले इन्होंने लिखा है, पर हम 4 गुना नहीं देंगे, हम केवल 2 गुना देंगे। ये किसने लिखा है? सोनिया गांधी जी। इस पर जनता का समाधान करिए कि आपकी सत्ता थी तब आपकी सरकार ने हरियाणा में किसानों के विरोध में ऐसा निर्णय क्यों किया? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मनोहर लाल जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तब हमने कहा कि नहीं, 2 गुना नहीं 4 गुना ही देना पड़ेगा। ये निर्णय हमने सुधार करके किसानों के हितों में निर्णय किया। अब बाद में पूछे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये 20 अर्बन एरिया और रूरल एरिया है। अगर शहरी इलाका होगा तो 2 गुना मुआवजा मिलेगा और ग्रामीण इलाका होगा तो 4 गुना मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उनने महाराष्ट्र में सोनिया जी और जयराम रमेश जी ने और यूपीए ने कानून पास करके क्या निर्णय किया? उनने कहा हम 2 गुना ही देंगे, 1.5 गुना ही दिया कुछ जगह, यानी वो भी पलट गए। और हमारी सरकार आने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने निर्णय किया कि ये नहीं होगा, हम ग्रामीण क्षेत्र में जमीन एक्वायर करेंगे तो 1 के बजाय 4 गुना देंगे, शहरी होगा तो 2 गुना देंगे। हमने निर्णय किया। लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात ऐसी है कि 13 एक्ट को इन्होंने एग्जम्पशन दे दिया। हमारे साथ हमने जो सुधार किया है उसमें मुआवजे के साथ और पुनर्वसन के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, गांव में रहता हूं। 70,000 एकड़ गन्ना मेरे क्षेत्र में लगा है। 3 चीनी मिलें चलाता हूं किसानों को साथ में लेकर। नरेंद्र मोदी गुजरात के, उन्होंने 5 लाख चेक डैम बनाए हैं। गुजरात में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है। गुजरात के किसान प्रगतिशील विकास की ओर जा रहे, वहाँ का कॉटन एक्सपोर्ट होता है। हम किसानों के पक्षधर हैं। हमारी सरकार किसी भी स्थिति में किसानों पर अन्याय करने वाला निर्णय कभी कर नहीं सकती और हम कभी नहीं करेंगे। गुमराह कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? मैं तो बहस के लिए आह्वान करता हूं। मीडिया को भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खुला आह्वान किया कि बताओ एक बात कि हमने किसानों के हितों के खिलाफ कौन सा निर्णय किया, कोई नहीं बताता।
केवल किसानों के खिलाफ है, खिलाफ है। तो क्या खिलाफ है? एक तो बात बताओ खिलाफ क्या है, वो नहीं बताएंगे, पर खिलाफ है। ये इस प्रकार से तो चर्चाएं नहीं हो सकती। अब हमने ये ऑर्डिनेंस निकाला। ये ऑर्डिनेंस में क्या है? ये जो 13 एक्ट थे, इसको और हमने 3-4 चीजें जोड़ दी। पहली चीज 10A में क्या है? हमने ये कहा कि इसमें डिफेंस के लिए, जैसे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाना है, हमारे वेपन्स जमीन के अंदर डालने हैं, और सुरक्षा के लिए अगर कोई लैंड एक्विजिशन करनी होगी तो सुरक्षा और डिफेंस के लिए ये कंसेंट क्लॉज, अनुमति लेने वाली बात, और ये दूसरी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, इसकी जरूरत नहीं डिफेंस के लिए। एक बात हमने कही। दूसरी बात हमने क्या कही? हमने कहा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बात लागू नहीं होगी। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने निकाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी ये सोशल का उपयोग किया जाएगा। हमने कहा निकाल दो। अब रखा क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर गांव में रोड बनेगा तो रोड नहीं बनना चाहिए। गांव में पीने का पानी चाहिए तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए योजना नहीं बननी चाहिए। गांव में अगर ट्रांसफार्मर लगाना है कहीं बिजली के लिए तो वो नहीं लगाना चाहिए। गांव में सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल नहीं खोलना चाहिए। हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें डाला। आपको पता है कि ये 80% लैंड किसके लिए एक्वायर्ड होती है? 80% लैंड सिंचाई के लिए एक्वायर्ड होती है। हमारे देश में जितनी बरसात पड़ती है उसमें से 15 से 20% पानी डैम में जाता है, तालाब में जाता है। 15 से 20% पानी जमीन के अंदर जाता है, और 70% पानी समुद्र में बह जाता है। मैं भी काम कर रहा हूं गांव में। हम कर रहे दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। हम समुद्र में जाने वाले पानी को रोकना चाहते हैं और किसान के खेतों को सिंचाई के लिए देना चाहते हैं। आज 70% पानी समुद्र में जा रहा है। क्या देश के लिए अच्छी बात है? अगर हम सिंचाई के लिए पानी अगर रोकेंगे तो किसानों के खेत को पानी मिलेगा, ड्रिप लगेगा, स्प्रिंकलर लगेगा, उसका जो उत्पादन है वो 2.5 गुना बढ़ेगा। क्या ये नहीं करना चाहिए? अब सिंचाई के लिए 80% जमीन एक्वायर्ड होती है। अब इसमें क्लॉज ऐसा है कि ये डैम है, ये 5000 एकड़ में डैम बन रहा है, और इस डैम में जो पानी वो 3 लाख एकड़ को मिल रहा है। जैसे भाखरा नांगल डैम बना, जो जमीन पर बना है वो किसानों की जमीन तो चली गई, पर वो पानी निकला वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिला। आज भी इसका फायदा मिल रहा है। पर इस एक्ट के मुताबिक भाखरा नांगल डैम जिस जमीन पर बना है उन किसानों का अगर होटिंग किया जाता और उनको कहा जाता कि 80% तुम्हारी अनुमति है तो भाखरा नांगल डैम बनेगा, और अगर वो बोलेंगे नहीं है तो नहीं बनेगा, तो ये 80% किसान जिनकी जमीन जा रहे वो देने का सवाल ही नहीं उठता था। तो भाखरा नांगल कभी बन ही नहीं सकता था, क्योंकि जिसकी जमीन जाती है वो कैसे अनुमति देगा? इसलिए उसको 4 गुना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, उसके परिवार के लड़कों को नौकरी देनी चाहिए, उसको पर्यायी जमीन देनी चाहिए। ये बात सब सच है। और इसलिए इरिगेशन के लिए, डैम के लिए जमीन एक्वायर करना है तो 80% का क्लॉज अगर लगाया तो देश में एक भी डैम बनेगा नहीं, किसान के खेत को पानी मिलेगा नहीं, कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा नहीं, गांव की गरीबी दूर होगी नहीं। तो हमने कहा कि इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया। और तीसरी बात जिसकी विवाद खड़ा किया गया वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? अब दिल्ली से मुंबई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। कल्पना है कि रोड जो बन रहा है उसके 1 किलोमीटर इस साइड और 1 किलोमीटर इस साइड इंडस्ट्री आएगी। हमारे यहाँ कपास है तो कपास की इंडस्ट्री आएगी, सूत बनेगा, कपड़ा बनेगा। अगर कहीं पोटैटो है, आलू है, तो पोटैटो चिप्स बनेंगे। तो जिस क्षेत्र में जो होता है वही इंडस्ट्री खड़ी होगी, तो वही किसान के गांव के बच्चों को, लड़कों को रोजगार मिलेगा। क्या हमारे देश में रोजगार मिलाने का अधिकार केवल
क्या हमारे देश में रोजगार मिलाने का अधिकार केवल दिल्ली और मुंबई के युवाओं को है? क्या हमारे पंचायत में गांव इंडस्ट्री नहीं खुलेगी? गांव के गरीब किसान के बेटों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या सब गांव के बच्चों को रोजगार के लिए दिल्ली और मुंबई के लिए जाना पड़ेगा? इस कॉरिडोर के मार्फत आपके गांव में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, पंचायत समिति के क्षेत्र में एक एक इंडस्ट्री बनेगी। गांव को रोजगार मिलेगा, गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा, गांव की इकोनॉमी अच्छी होगी, गांव स्मार्ट गांव बनेगा। अब इनका कहना है कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्री शब्द है बड़े लोगों के लिए है। आप मुझे बताइए, आप जरा सोचिए, हरियाणा के लोग आप हैं, आज हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है विदर्भ में और महाराष्ट्र में, कोई इंडस्ट्री वाला आता है हम हाथ जोड़ते हैं उसको, भाई इंडस्ट्री लाओ। सही कहा आपने, कपास को कीमत नहीं, चावल को कीमत नहीं, 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, उद्योग नहीं तो रोजगार नहीं। अगर गांव में, अगर हमारे, मैं टेक्सटाइल जोन की मांग कर रहा हूं कि हम कपास तैयार करेंगे, कपास से सूत गांव में तैयार होगा, सूत से कपड़ा तैयार होगा, कपड़े का प्रोसेसिंग होगा, जीनिंग प्रेसिंग भी गांव में होगा, और ये कपड़े का रेडीमेड गारमेंट बनेगा और हमारे गांव का कपड़ा एक्सपोर्ट होगा। अब गांव में टेक्सटाइल जोन बनेगा तो गांव में रोजगार मिलेगा। ये कहते गांव में इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए, तो मुझे बताओ, खेती के आधार पर तो जी नहीं सकते। उद्योग आएगा तो हमको कोई ना कोई काम मिलता है बच्चों युवा को, तो वो भी नहीं हो, और केवल सब दिल्ली और मुंबई में हो, ये कौन सा न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसानों के विरोध में है? क्या हमने अगर जमीन लेने के बाद अगर वहां इंडस्ट्री बनेगी और गांव के हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा तो क्या गांव की गरीबी दूर नहीं होगी? गांव के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा? और इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की। अब हमने और उसमें अमेंडमेंट की कि जिसकी जमीन जाएगी उसके परिवार को, एक लड़के को नौकरी भी मिलेगी, एक के बजाय 4 गुना मुआवजा मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसका पुनर्वसन, रिसेटलमेंट के कलम वही है। अब मुझे बताइए कि ये पूरे प्रकरण में किसानों के विरोध में कौन सी बात है? मैं तो चैलेंज देता हूं, और मैंने आज पत्र लिखा है कि आप सामने आकर बैठिए, आपकी बात आप रखिए, हमारी बात हम रखेंगे, और आप अगर इस बात को सिद्ध करके देंगे कि किसानों के हितों के खिलाफ अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको यह करता हूं कि अगर वो सिद्ध कर देंगे तो हम उस बिल में उस बात को जोड़ देंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, और हम लोग तैयार होंगे कि ठीक है आपकी बात सही है, हम जोड़ने के लिए तैयार हैं, आप आइए बहस करने के लिए। अब यही पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पत्र लिखा, कांग्रेस के थे, इन्होंने जयराम रमेश को पत्र लिखा, पत्र पढ़िए। डियर जयराम रमेश जी, सब्जेक्ट द ड्राफ्ट नेशनल लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011। I would like to place on record my appreciation to you and Ministry of Rural Development and Land Reforms for undertaking the much needed exercise of improving the process of land acquisition and rehabilitation for the benefit of the farmers and for placing the draft in a public domain. ये पृथ्वीराज चौहान का मैं पढ़ रहा हूँ पत्र। सोनिया जी, आपके मुख्यमंत्री ने क्या लिखा आपने कभी पढ़ा नहीं? उन्होंने क्या लिखा? माई गवर्नमेंट हैज गॉन थ्रू द प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2011. On closer examination, we find that the provision of the new act will increase land and rehabilitation cost up to 6 times for public amenities like water supply, health facilities, sewerage and infrastructure, roads, irrigation and power project. As the act is applicable retrospective within 1 year of its enactment, even the ongoing public project where capital land acquisition has already been done will be adversely affected as cost will go beyond budget amount. ये कौन लिख रहा है? ये पृथ्वीराज चौहान लिख रहे हैं इनको. Some examples are enclosed. We request that the major ongoing irrigation, drinking water and power projects will become non-viable as the cost of land will exceed the rate of economic return. By making acquisition process highly centralized and litigious,
and increased cost may result in effectively freezing the current land use acquisition to change the current use form agriculture to public infrastructure and industries would have net positive return over and above cost of land and rehabilitation. I would like to request that the proposed bill be placed before a committee of chief ministers so that consensus can be evolved. Further, I would request you to consider our suggestion which are attached herewith. This may improve of the bill. These suggestions have primarily focus on, ये पृथ्वीराज चौहान लिख रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, removal of 80% consent when government acquires land for industrial and urbanization purposes, decentralizing authority for deciding public purpose for government own acquisition, providing the landowner a choice between 3 times market value plus proposed rehabilitation or 6 times market value without rehabilitation package, and bearing litigation on the value of land if above conditions are satisfied. Yours sincerely, पृथ्वीराज चौहान. एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और मेरे पास लेखा जोखा ही है, हुड्डा ने क्या लिखा, सब प्रदेश के मैंने एक मंत्रियों की मीटिंग बुला, मैं ग्रामीण विकास का मंत्री था और मैंने देश भर के सभी राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर को बुलाया. ये मेरे पास उसका रिकॉर्ड है. द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर 27 जून 2014 विज्ञान भवन में हुई है. ये पत्रकार बंधु मेरे से रिकॉर्ड लेकर जाए. इसमें छत्तीसगढ़, केरला ने क्या कहा, सबने इस एक्ट का विरोध किया है. कम्युनिस्ट सरकारों ने विरोध किया है, कांग्रेस सरकारों ने विरोध किया है और सबने ग्रामीण विकास मंत्री करके मेरे को कहा है कि इसको सुधारो. और इन्हीं पार्टी के सांसद राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए पार्लियामेंट में नाटक कर रहे हैं और मार्च का नाटक कर रहे हैं. एक हिंदी पिक्चर में एक गाना था जो मैंने कहा था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. ये दुप्पल राजनीति है. अब किसानों के लिए प्रेम आ रहा है. एक समय एक बात कह रहे थे, अब दूसरी बात कह रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं. हमारे देश के किसानों के माल को सही उपज को सही भाव चाहिए, किसान के खेत को पानी चाहिए, खाद की कीमतें कम होनी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, किसान ने पेट्रोल डीजल गैस तैयार करना चाहिए. मेरे क्षेत्र में हम बिजली तैयार करते हैं, पेट्रोल तैयार करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, किसान अपने फ्यूल तैयार करता है. क्या इस देश में किसानों की हालत में सुधार नहीं होना चाहिए? क्या गांव में हमारे नए उद्योग नहीं होने चाहिए? क्या गांव में अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए? क्या गांव में अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए? क्या गांव में सीमेंट कंक्रीट के रोड नहीं बनने चाहिए? क्या गांव में ड्रेनेज लाइन नहीं डालनी चाहिए? क्या गांव में ट्रांसफार्मर लगाकर 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए? क्या हमारे लोग अंधेरे में रहे? गांव गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए हम कृतसंकल्प हैं. बहनों और भाइयों, मैं मर्द आदमी हूं, मैं कोई डरने वाला नहीं हूं किसी से. और इसलिए मैंने आज पत्र लिखा, सभी पार्टी के अध्यक्ष को लिखा, सोनिया जी को लिखा, अन्ना हजारे को लिखा है, प्रधानमंत्री से मैंने कहा प्रधानमंत्री बिल्कुल आप लिखो. और मैंने सबसे नम्रता पूर्वक अनुरोध किया है, आप बोलोगे वो जगह, आप बोलोगे वो प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, आप तय करो. आप पूछोगे वो सवाल, आप बैठो और मैं बैठता हूं, दोनों लोगों के सामने चर्चा करेंगे, लोगों की अपनी बात कहेंगे. अगर आपने सही सुझाव दिया तो मैं विश्वास देता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हितों में, अरे सोनिया जी क्या, कोई भी पार्टी का नेता अगर कोई सुझाव देता है तो उसको स्वीकारने के लिए तैयार है. हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने सुझाव सुधारे हैं. जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने जो जो सुझाव दिए उसको स्वीकार किए. आप संसद में नहीं बोल रहे, सुझाव नहीं दे रहे, संसद के बाहर नाटक कर रहे, राष्ट्रपति भवन पर मार्च लेके जा रहे. आप लोगों को यह कहना चाहते कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार गांव गरीब मजदूर किसानों के खिलाफ है,
नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की जमीन ले लेगी, किसानों को बर्बाद कर देगी, गांवों को बर्बाद कर देगी, और सुरक्षित रहना है तो फिर से कांग्रेस को चुन कर लाओ। क्या किया आपने? 50-60 साल में आपको अधिकार मिला, क्या किया आपने? देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान के फसल को सही कीमत नहीं है, फसल पर प्रक्रिया करने वाले गांव में उद्योग नहीं है। हमारे मुंबई में बर्तन मांजने की मिट्टी भी 18 रुपए किलो के भाव से मिलती है, पर हमारे गेहूं और चावल को 13 और 14 रुपए भाव नहीं मिलता। हमारी हालत बनी है। 5 साल में ये यूपीए सरकार ने खाद की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी, 4 गुना। चाइना में 68% खाद यूरिया कोल से तैयार होता है। हमारे देश में कोल माइन से क्यों नहीं खाद तैयार किया? क्यों नहीं यूरिया और सुफला की कीमत कम की गई? क्यों नहीं किसानों के खेत को पानी मिला? अरे भाई कांग्रेसियों, 65 साल में से तो 55 साल आपने देश में राज किया था। तब बताइए किसानों के लिए इरिगेशन क्यों नहीं हुआ? गांव में बिजली क्यों नहीं है? किसानों के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है? अगर टोपी है तो बैंक में गिरवी है, कुर्ता है तो सोसाइटी में गिरवी है, और धोती है तो लैंड डेवलपमेंट बैंक में गिरवी है। कोई किसान ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर उसकी खेती कोई कर्जा उसके ऊपर नहीं, ऐसा किसान नहीं है। तुमने 55 साल तुमको अधिकार मिला, तुमने किसानों का सत्यानाश किया। गांव गरीब मजदूर किसान को आपने जितना नीचे डाल सकते दबा दिया। तुम इसी एक्ट में पूंजीपतियों की जितने बातें थे उनको एग्जम किया। अब जब गरीब की खेत के पानी की बात आई, गांव के रोड की बात आई, गांव के अस्पताल की बात आई, गांव के स्कूल की बात आई, गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की बात आई, और हमने जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को सुधार किया तो बोलते इसको मत करो। यानी गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगे, गांव में पीने के पानी की योजना नहीं बने, गांव में स्कूल नहीं बने, गांव में अस्पताल नहीं बने, गांव के लोग वैसे ही मरते रहे। कोल माइन परमिशन, माइनिंग परमिशन, रेलवे परमिशन, नेशनल हाईवे परमिशन, सब जगह पर 13 एक्ट को आपने एग्जम्पशन दिया। और जब गांव की और किसान की बात आई तो बोलते उसके ऊपर कंसेंट क्लॉज लगाओ, सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट लगाओ। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई अमेंडमेंट किसान के विरोध में नहीं है। हम इस देश का विकास चाहते हैं। गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कृषि विकास का दर 33% तक चला गया। और महाराष्ट्र में हमारा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का सरकार थी, हमारा कृषि विकास का दर 4% से कम है। आज गन्ने का किसान, उसकी हालत खराब है। आज ऐसे स्थिति में हमको गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की बात करनी है। किसान के माल को कीमत नहीं है। गांव में इंडस्ट्री को हम खोलेंगे, किसान के युवाओं को गांव में रोजगार देंगे, उसको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पूना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएगी और देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा, कृषि विकास का दर बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और देश प्रगति और विकास की ओर जाएगा। यही सपना नरेंद्र भाई और हम सब लोग देख रहे हैं। ये कोई नहीं कहते। ये पत्रकारों को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप जब इन नेताओं को जाते हो तो मिलो कि आपका विरोध किसके लिए है, कौन सा कलम है जो किसानों के विरोध में है, कौन सा कलम है जो किसानों पर अन्याय करने वाला है। आइए हमारे पास, करिए चर्चा। मैंने पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, 1 घंटा मैंने बताया और बताने के बाद पत्रकार बंधुओं को कहा मैंने कि आप बताइए, मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप बताइए। ये अमेंडमेंट हमने किया है जिसके लिए इतना आप धिंगाना मचा रहे, रात दिन ब्रेकिंग न्यूज चला रहे, मुझे बताओ कि हमने किसानों के अन्याय करने वाला निर्णय कौन सा किया, बताओ। आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, एक सवाल किसी ने पूछा नहीं। उन्हें सवाल पूछा, तुम पहले क्यों नहीं आए, देरी क्यों की? अब मैंने बोला मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, जब प्रधानमंत्री ने कहा तब मैं आया हूं। और आज जब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है सरकार हमारे यूपीए और कुछ विपक्ष लोग फिर से एक बार किसानों को 20 साल पीछे ढकलना चाहते हैं, गांव के सिंचाई को रोकना चाहते हैं, गांव के विकास को रोकना चाहते हैं, हमारे रोजगारों को छीनना चाहते हैं। तब मुझे लगा कि इस बात का जिक्र करके जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए।
और मैं विशेष रूप से हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष जी को, कार्याध्यक्ष जी को और सब पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट देखिए सर, आप बैठिए। देखो आप प्लीज़ बैठिए, बाद में मेरा भाषण खत्म होने तक बाद में मिले मुझे। आपकी ये आदत ठीक नहीं ना, बाद में पूछिए, ये कौन सा तरीका है? तुमको जब मुझे मिलना था मिलना, तो आप बात मत करिए ना, बाद में करिए किसी के साथ। मेरे भाषण में क्यों बोलते हो? बाद में पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और इसलिए मैं आज आपसे इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं कि एक्ट की कॉपी मेरे पास है, हिंदी में किया हुए बातें मेरे पास है, जागरण में मैंने एक लेख लिखा था वो भी जनता के पास गया है। और जिसको जो भी चाहिए, मैं और भरत भाई को आह्वान करता हूं कि इसका हिंदी कॉपी तैयार करके आप पंचायत के जितने सदस्य हैं उनको बंटवा दीजिए, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों तक जाए। पूरे प्रदेशों में बंटवाइए। और दूसरी बात, आप संसद भराइए। ये जो बोल रहे इनके सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। आप ऐसी संसद भराइए, लोगों को बुलाइए और उनको बुलाइए, बताइए सवाल क्या है, और आप ये किताब पढ़कर जवाब दीजिए। और जो आपको सवाल ऐसे लगते हैं कि जो इसमें है, तो मेरे पास आइए, मैं प्रधानमंत्री के पास आपको ले जाऊंगा, ग्रामीण विकास मंत्री के पास लेकर जाऊंगा। हमारी सरकार किसी भी स्थिति में किसानों को अहित करने वाला कभी कोई निर्णय नहीं करेगी, किसानों पर कभी अन्याय नहीं करेगी। इस बात का मैं विश्वास आपको देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से एक्ट बहुत बड़ा है, कलम अनेक है। जो एक्ट यूपीए का था वो मैंने बताया, जो बदल हमने किया उतना उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बारे में सब कागज लेकर मैं आया हूं। सभी राज्यों के मंत्रियों ने क्या कहा उसका रिकॉर्ड लेकर आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आत्मविश्वास के साथ किसानों के हित में जो कुछ पार्टियां राजनीति कर रही, वोट बैंक के राजनीति के लिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय यह सच्चाई आप किसानों के पास पहुंचाने का काम हिम्मत के साथ करिए। और निश्चित रूप से इसमें देश में चर्चा जितनी होती है उतनी होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से किसानों के हित में हम आगे जाएंगे और इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार हमारे पंचायत परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे पार्लियामेंट में आज वोटिंग है, फिर से जाना है। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को सवाल पूछना है तो पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हाँ बोलिए, आप अपना प्रश्न रखिए, आप वहीं से प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। बाजार दर का 4 गुना है या सर्किल रेट का 4 गुना है, ये कॉम्पनसेशन के बारे में पूछ रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार राज्य सरकार अपने राज्य में एक्विजिशन के रूल्स को तैयार करती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिलाधिकारी कलेक्टर को इसके अधिकार हैं, और राज्य सरकार ने जैसा नियम बनाया उसके अनुसार जो भी जमीन की कीमत निकलेगी उसमें रूरल सेक्टर में उससे 4 गुना और अर्बन सेक्टर में उसकी 2 गुना कीमत देने के बारे में केंद्र ने निर्णय किया है। और जिलाधिकारी महोदय को राज्य सरकार अधिकार दे, उसके अनुसार वो कीमत तय करेंगे। पहली बात तो ऐसी है कि जिसकी ज़मीन एक्वायर्ड हुई है और 15-20 साल अगर उस पर कुछ भी नहीं हुआ है तो स्वाभाविक से ज़मीन किसान को वापस होनी चाहिए, यही सरकार की भावना है। पर ये ज़मीन के ऊपर अगर लैंड एक्विजिशन अगर ज़मीन हुई और किसान को फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस ने जिम्मेदारी, इन्वायरमेंट लाइसेंस नहीं दिया, सरकार ने क्लियरेंसेस नहीं दिया और सरकार अगर जिम्मेदार है तो इसके बारे में जिलाधिकारी के लेवल पर जांच होकर अगर सरकार जिम्मेदार है तो उसको एक्सटेंशन मिलेगा। अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो वो जमीन फिर से किसान को वापस देने के बारे में राज्य सरकार के रूल्स में उसका विचार होना चाहिए, सुझाया गया है। हाँ जी, मंत्री जी से हम एक चीज का पूछते, एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि रूरल एरिया में कहते हैं कि 4 गुना मिलेगा, लेकिन साथ में ये कहते हैं ये शहर के 20 मीटर के एरिया में इसलिए 2 गुना मिलेगा, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ।
क्योंकि जबकि शहर का रखा है दुगना और देहात का रखा है चौगुना, लेकिन वो चौगुने में भी एक पॉइंट आता है कि भाई ये शहर के 10 मीटर के एरिया में 20 मीटर के एरिया में, इसलिए इसको दुगना मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, हमारी प्रार्थना मंत्री जी है ये पॉइंट क्लियर करें। देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ऐसा है कि जिस विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून करते हैं। एक्ट हमने बनाया है, रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लैंड एक्विजिशन चाहे देश के लिए, हमारे राष्ट्रीय सरकार के, मेरे नेशनल हाईवे के लिए हो या किसी वक्त, एक्विजिशन कलेक्टर के द्वारा होता है, जिलाधिकारी के द्वारा होता है। और जिलाधिकारी अपने लेवल पर कीमत तय करता है। जिलाधिकारी कीमत जो तय करता है वो राज्य सरकार के रूल्स के आधार पर करता है। केंद्र सरकार ने बिल में ये कहा है कि अर्बन क्षेत्र होगा तो जमीन की कीमत जिलाधिकारी अगर 1 रुपये निकलता है तो 2 रुपये देनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र है तो जमीन की कीमत अगर 1 रुपये आती है तो 4 रुपये देना चाहिए। ये हमने निर्णय किया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के द्वारा होता है। कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब चूंकि माननीय मंत्री जी को संसद में जाना, आप एक लास्ट प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश से मनोज जी हैं जो संयोजक हैं विकास संघर्ष समिति का, उनसे लास्ट प्रश्न अभी पूछा जाएगा। मनोज जी। जी सर, धन्यवाद। आदरणीय, आज इस समीक्षा के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मंत्री जी और उपस्थित हमारी पंचायत के इस अधिवेशन समीक्षा के हमारे पदाधिकारी और यहाँ किसान बिरादरी के सरदारों, मैं मंत्री जी एक भाषणबाजी नहीं, एक शॉर्ट में जो किसानों की भावना कई हजार किलोमीटर से आए हैं, मैं वो बात कहनी चाहता हूँ। बात एनडीए और यूपी के कंपटीशन की नहीं है, बात ये है जो आपने प्लीज जो बिल बेहतर बनाया है, सवाल पूछिए, सवाल। हाँ, जो बिल में बेहतर बनाया है उस बिल में हमारी कुछ बात रह गई है। नंबर 1 बात तो ये है जो आपने ये बताया कि भाई जो मार्केट रेट है उसका 2 गुना और 4 गुने रेट पे हम ग्रामीण में 4 गुना, और उसमें मैं पहले कई पॉइंट है मेरे, उसमें शहरी में 2 गुना और उसमें 4 गुना। इसका आप ये पॉइंट बताइए। अब उसका रूरल और ग्रामीण का जो पॉइंट है प्लीज, वो ये हमारा कहना है। अब भाई पंचायत जो पंचायत क्षेत्र है, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपके बात को समझ गया। देखिए, मैं शांति से समझ लीजिए पहले, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। लैंड एक्विजिशन ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। केंद्र सरकार के द्वारा आपके गांव में आकर कोई केंद्र सरकार का अधिकारी लैंड एक्विजिशन नहीं करता। एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और एक्विजिशन का काम पूरा जिलाधिकारी जो हमारा कलेक्टर होता है उसके द्वारा होता है। इसमें लैंड की कीमत तय करने का अधिकार उस फार्मूला के आधार पर कलेक्टर का होता है, और जिलाधिकारी अगर जो कीमत तय करेगा, जैसे यूपी सरकार है और लखनऊ में लैंड एक्विजिशन है और हमारे रोड के लिए एक ज़मीन लेना है, तो लखनऊ का कलेक्टर जो लैंड एक्विजिशन की कीमत रोड के लिए तय करेगा, वो अगर 1 रुपये आती है, वो अगर शहरी भाग का अगर एरिया होगा तो उसको 2 रुपये कीमत मिलेगी। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र होगा, शहरी क्षेत्र नहीं होगा, तो 1 रुपये के बजाय उसको 4 गुना यानी 4 रुपये कीमत होगी। ये हमने एक्ट में प्रोविज़न की है, और कलेक्टर ये कीमत निकालकर अधिकार राज्य सरकार के कलेक्टर को है, वो उस फार्मूले से निकालता है, केंद्र से कोई अधिकारी नहीं जाता है। और हमने ये निर्णय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये निर्णय करने के बाद 2 गुना ही पैसे दिए थे, हमने 4 गुना किए। हरियाणा के हुड्डा सरकार ने इसी समय 2 गुना किए थे, हमने 4 गुना किए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 1600 करोड़ रुपए 4 गुना करके ये पैसा मैं नेशनल हाईवे में अभी तक 3 महीने में बांट चुका हूँ। 1400 करोड़ रुपए इसमें से WCL में, कोल इंडिया में बांट चुके हैं। तो आपकी भावना से मैं सहमत हूँ। ये पूरी तरह से राज्य सरकार का एक्ट, केवल कॉस्ट निकालने का अधिकार उनका है। 4 गुना और 2 गुना देने के बारे में हमने नीति साफ कर दी है।